नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्यों पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। इस वीडियो के अंदर टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप कमेंट करके बताना कि आपके 23 में से कितने सही होते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य हैं जो किसी क्रिया को मार्गदर्शन करता है। उक्त परिभाषा किसने दी? B.S. ब्लूम, कार्टर वी गुड, रेंगलिथ, मुर्रे। आपको बताना है कि लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य हैं जो किसी क्रिया को मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी कार्टर वी गुड ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। आपको असत्य कथन छांटना है। पहला कथन है कि लक्ष्य यानी एम सामान्य प्रयोजन है। उद्देश्य ऑब्जेक्ट विशिष्ट प्रयोजन है। लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं। उद्देश्य का पूर्ण या स्पष्ट मापन किया जा सकता है। सबसे पहले आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एम और ऑब्जेक्ट। इनका हिंदी में नाम कुछ भी हो सकता है। एम सामान्य प्रयोजन है, ये कथन सही है। ऑब्जेक्ट विशिष्ट प्रयोजन है, ये कथन सही है। लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं, ये कथन गलत है। लक्ष्य यानी एम एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है या लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं। अल्पकालिक ऑब्जेक्ट होता है यानी उद्देश्य क्या होता है? अल्पकालिक होता है। उद्देश्य का पूर्ण मापन या स्पष्ट मापन किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है वो छांटना है। शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। यहां उद्देश्य से मतलब है एम। केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। उद्देश्य मतलब एम। प्राप्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य व प्राप्य उद्देश्य समान होते हैं। जो शिक्षा के कार्यक्रम में एम दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं, ये कथन सही है। केवल विद्यालयी कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जाते, ये कथन सही है। प्राप्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य एम और ऑब्जेक्टिव समान होते हैं, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। उद्देश्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य यानी एम का सबसे पहले वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? B.S. ब्लूम, मसीहा, A.J. हेरो, E.J. सिम्पसन। तो उद्देश्यों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था B.S. ब्लूम ने। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया था, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के अंदर। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन 3 भागों में विभक्त किया था। पहला कौन सा था? ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। इन 3 भागों में वर्गीकृत किया था B.M. ब्लूम ने उद्देश्यों को। B.S. ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 6, 5, 3 और 4। तो B.S. ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए, ज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव, क्रियात्मक यानी साइकोमोटर। आपको इंग्लिश में नाम ध्यान रखना है, हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी में इनके नाम अलग अलग दे देता है वो। तो राइट आंसर इसका 5वां क्या रहा? ऑप्शन सी। कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है?
कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, क्रियात्मक कोग्निटिव, मनोप्रेरणा साइकोमोटर, भावात्मक अफेक्टिव। मैंने अभी तीसरे क्वेश्चन में बताया था कि 3 भागों में शिक्षण के उद्देश्य को ब्लूम ने वर्गीकृत किया, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इसके क्रियात्मक पक्ष है, कोग्निटिव इसको वर्गीकृत नहीं किया इसने, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में वर्गीकृत किया। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभक्त किया? 3, 4, 5, 6। जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसको बीएस ब्लूम ने 6 भागों में वर्गीकृत किया। 6 भाग कौन कौन से थे? पहला था ज्ञान, दूसरा था अवबोध, कौन सा था दूसरा? अवबोध। तीसरा था प्रयोग, चौथा था विश्लेषण, पांचवा था संश्लेषण और छठा था मूल्यांकन। ये 6 उपखंड थे किसके? ज्ञानात्मक के। ज्ञानात्मक पक्ष के उपखंड कौन कौन से थे? ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। निम्नलिखित में से किसने क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया? जो साइकोमोटर पक्ष था, ब्लूम ने 3 भाग बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो जो साइकोमोटर था उसका वर्गीकरण किसने किया था? तो ये वर्गीकरण किया था हैरो ने, एजे हैरो ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। हैरो ने इसके कितने भाग बताए थे? 6 उपखंड बताए थे। कौन कौन से थे? सहज क्रियात्मक अंग संचालन, दूसरा था आधारभूत अंग संचालन, तीसरा था प्रत्यक्षीकरण योजना, चौथा था शारीरिक योजनाएं, पांचवा था कौशल युक्त अंग संचालन और छठा था सांकेतिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन है संबंधित करना, अंतर करना, व्यवहारिक शब्दावलियों का संबंध किससे है? संबंधित करना, अंतर करना, इसका संबंध किससे है? ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो संबंधित करना और अंतर करना इसका संबंध है विश्लेषण से। किससे है? विश्लेषण से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम उद्देश्य है। जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसको 6 भागों में विभाजित किया था उसने। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे निम्नतम उद्देश्य था क्या? अवबोध, विश्लेषण, अनुप्रयोग, ज्ञान। तो ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम उद्देश्य था क्या? ज्ञान, नॉलेज। और सबसे उच्चतम भाग था वो क्या था? उच्चतम उद्देश्य। उच्चतम उद्देश्य था क्या? मूल्यांकन। निम्नतम उद्देश्य तो क्या था? ज्ञान। और उच्चतम उद्देश्य था मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बीएस ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जो सर्वोच्च उद्देश्य था वो क्या था? ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो जो सर्वोच्च उद्देश्य था ज्ञानात्मक पक्ष का वो था मूल्यांकन। राइट आंसर ऑप्शन डी। और जो निम्नतम उद्देश्य था वो क्या था? ज्ञान, निम्नतम उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है परिभाषित करना, व्यवहारिक शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है? परिभाषित करना शब्दावली किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। बताओ जल्दी से कमेंट करके कि परिभाषिक शब्दावली वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्ञान से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य में स्मरण पर बल दिया जाता है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। आपको बताना है कि निम्न में से किस उद्देश्य में स्मरण पर बल दिया
जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञान पर। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सरल से जटिल यानी निम्न से उच्च के क्रम में सही विकल्प है, के क्रम में सही विकल्प है। जो ज्ञानात्मक पक्ष के उपखंड थे 6, ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, इनको आप एक सही क्रम में जचाना है, सरल से जटिल की ओर या निम्न से उच्च की ओर। तो सबसे पहले हम बात करें तो निम्नतम उद्देश्य या सरल उद्देश्य क्या था? ज्ञान। तो ज्ञान ये चारों ऑप्शनों में है। उसके बाद था अवबोध। अवबोध पहले ऑप्शन में नहीं है तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अवबोध दूसरे में है, तीसरे में भी है और चौथे में। दूसरा क्या था? अवबोध। तीसरा क्या है? ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग। तो दूसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। तीसरा है विश्लेषण, विश्लेषण, विश्लेषण तीसरा में है। फिर है संश्लेषण, तो तीसरा ऑप्शन कैंसिल, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। ये एक सरलता से जटिल की ओर एक क्रम है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विभिन्न प्रकार के सेलों को वर्गीकृत कीजिए। उक्त प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है? विभिन्न प्रकार के सेलों को वर्गीकृत कीजिए। उक्त प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। यानी वर्गीकृत करना किस उद्देश्य की व्यवहारिक शब्दावली है? तो यह है अवबोध की। किसकी है? अवबोध की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि अवबोध उद्देश्य से संबंधित नहीं है। जो अवबोध उद्देश्य है उससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावली नहीं है, वो बतानी है आपको। अनुवाद करना, विवेचन करना, उल्लेख करना, संबंधों का विश्लेषण करना। तो अवबोध उद्देश्य से संबंधित नहीं है, संबंधों का विश्लेषण करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अनुवाद करना, विवेचन करना, उल्लेख करना, ये किससे संबंधित है? अवबोध से। और वर्गीकृत करना ये भी किससे है? अवबोध से संबंधित है। सारांश देना, उदाहरण देना, सूत्रीकरण करना आदि व्यवहारिक शब्दावलियां किस उद्देश्य से संबंधित हैं? आपको बताना है कि सारांश, उदाहरण, सूत्रीकरण करना आदि व्यवहारिक शब्दावलियां किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो ये सभी शब्दावलियां संबंधित है किससे? अवबोध से संबंधित है। किससे है? अवबोध से। सारांश, उदाहरण देना, सूत्रीकरण करना ये व्यवहारिक शब्दावलियां किस उद्देश्य से संबंधित है? अवबोध से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का मॉडल बनाइए। उक्त प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। सौर मंडल का मॉडल बनाइए। उक्त प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये उद्देश्य से संबंधित है किससे? अनुप्रयोग से। किससे है? अनुप्रयोग से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अनुप्रयोग की शब्दावलियां हैं जैसे जांच करना, ढूंढना, संशोधित करना, परिवर्तन करना, गणना करना, चयन करना, चुनना, उपयोग करना, समाधान करना, निर्माण करना। या क्या करवा रहा है? मॉडल का निर्माण करवा रहा है। तो किससे संबंधित हुई? अनुप्रयोग से। स्थापित करना, प्रदर्शित करना, खोज करना, ये सभी शब्दावलियां किससे संबंधित है? अनुप्रयोग से संबंधित है। किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से संगठन के अंतर्गत आता है? क्या करना? किसी भी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये आता है अवबोध के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दिए विकल्पों में कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधित उद्देश्य को नहीं दर्शाता? अवधारणाओं और सिद्धांतों को नई स्थितियों में प्रयोग करना, किसी विधि का प्रक्रिया का सही उपयोग,
दिए गए आंकड़ों की सहायता से ग्राफ या चार्ट का विकसित करना, दी गई विषय वस्तु में से अंकथित मान्यताओं को पहचानना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दी गई विषय वस्तु में से अकथित मान्यताओं की पहचान करना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्लेषण से संबंधित भाग है। विश्लेषण से संबंधित भाग है। एनालिसिस करना किसी भी चीज का, उससे संबंधित क्या क्या है? तत्वों का विश्लेषण, संबंधों का विश्लेषण, संगठन के तथ्यों का विश्लेषण। आपको सही कूट बताना है, केवल एक, एक में दो, दो में तीन, एक दो तीन। तत्वों का विश्लेषण करना ये भी है, संबंधों का विश्लेषण करना ये भी है, और संबंधों के तथ्यों का विश्लेषण। ये तीनों भागी विश्लेषण से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4, एक में दो तीन। जो विश्लेषण है उसकी व्यवहारिक शब्दावलियां हैं, किसी भी चीज का एनालिसिस करना, तुलना करना, अंतर करना, अलग करना, ये सभी किससे संबंधित व्यवहारिक शब्दावलियां हैं? विश्लेषण से। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक व द्वितीय सेल में विभेदित कीजिए, उक्त प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञान, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो किसी भी चीज में विभेदित करना ये आता है विश्लेषण के अंदर, यानी उस चीज का एनालिसिस करना ये विश्लेषण उद्देश्य से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किसी सूत्र की व्युत्पत्ति करना किसी संज्ञानात्मक उद्देश्य को दर्शाता है? अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। किसी चीज की व्युत्पत्ति करना यानी हम क्या कर रहे हैं? उसका संश्लेषण कर रहे हैं, यानी सूत्र की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है संश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। कमेंट करके बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी।